मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, सरस्वती भंडार की यही अनोखी बात, सरस्वती भंडार की यही अनोखी बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो मित्रों, ज्ञान ऐसा चीज है कि जितने आप खर्च करेंगे उतना क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी के साथ आइए मित्रों, आज हम लोग सेल बायोलॉजी में वैकोल्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, पहली चीज जान लीजिए, वैकोल्थ को देखने वाले या वैकोल्थ की खोज करने वाले सबसे पहले 1676 में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। किसने किया था मित्रों? एंटोनी वान लीeuwenhoek। और इसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैकोल्थ को सबसे पहले खोज करने वाले जो थे वो 1776 में यानी 1776 ईस्वी में प्रोटोजोआ में किया था, जिनका नाम था स्प्लेंजी नामक वैज्ञानिक। क्या नाम था? स्प्लेंजी नामक वैज्ञानिक कॉन्ट्रैक्टाइल वैकोल्थ की खोज 1776 ईस्वी में प्रोटोजोआ में किया था। आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं वैकोल्थ is discovered by Anthony van Leeuwenhoek in 1676। 1676 ईस्वी में वैकोल्थ की खोज सबसे पहले किसने किया? एंटोनी वान लीeuwenhoek। क्लियर? दूसरी चीज जान लीजिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैकोल्थ की खोज करने वाले कौन थे? कॉन्ट्रैक्टाइल वैकोल्थ इज डिस्कवरी स्प्लेंजी नामक वैज्ञानिक ने 1776 ईस्वी में प्रोटोजोआ में किया था। किसमें किया था? 1776 ईस्वी में प्रोटोजोआ में किया था। क्लियर मित्रों? कॉन्ट्रैक्टाइल वैकोल्थ की खोज किसने किया था? स्प्लेंजी नामक वैज्ञानिक ने 1776 ईस्वी में प्रोटोजोआ में किया। क्लियर मित्रों? अगर आप बात कर लेते हैं वैकोल्थ नाम देने वाले कौन थे, तो वैकोल्थ नेम इज गिवन बाय डुजार्डिन 1841। यानी वैकोल्थ नाम देने वाले डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1841 ईस्वी में इसका वैकोल्थ नाम दिया। क्या नाम दिया मित्रों? वैकोल्थ। 3 क्वेश्चन हो गया। वैकोल्थ की खोज सबसे पहले कब किसने किया? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया। कब किया? 1676 ईस्वी में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैकोल्थ की खोज किसने किया? स्प्लेंजी ने किया। 1776 में किसने किया? प्रोटोजोआ। क्लियर मित्रों? वैकोल्थ का नाम देने वाले कौन थे? डुजार्डिन 1841। वैकोल्थ किसमें प्रेजेंट होता है मित्रों? तो प्लांट सेल में। किसमें वैकोल्थ उत्पन्न होता है? प्लांट सेल। वैकोल्थ इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल इन लोअर प्लांट। सबसे ज्यादा लोअर प्लांट में पाया जाता है, हायर प्लांट में भी पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में। वैकोल्थ प्रेजेंट कहाँ होता है? प्लांट सेल में। वैकोल्थ के आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। वैकोल्थ के आउटर जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। जैसे ये हो गया वैकोल्थ, समझ लीजिए, ये बाहरी आवरण होता है, 2 आवरण होते हैं। ये हो गया वैकोल्थ। क्या हो गया? वैकोल्थ। वैकोल्थ हो गया। और इसके बाहरी भाग को इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। क्लियर मित्रों? तो बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। तो वैकोल्थ के आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। क्लियर? अब बात कर लेते हैं टोनोप्लास्ट के अंदर टोनोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाई जाती है जिसे हम एंथोसायनिन कहते हैं।
क्या कहते हैं मित्रों? एंथोसाइनिन। और एंथोसाइनिन का जो काम होता है वो उसके पेड़ पौधों के ब्यूटीफुल को सुंदरता को बढ़ाना। तो टोनोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाई जाती है जिसे हम एंथोसाइनिन कहते हैं, और एंथोसाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्यूटीफुल। एंथोसाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्यूटीफुल। ये सुंदरता के लिए ये जो है एंथोसाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए मित्रों, एंथोसाइनिन लाइट में क्लोरोफिल की रक्षा करता है। एंथोसाइनिन जो होता है वो लाइट में, प्रकाश में क्लोरोफिल की क्या करता है? रक्षा करता है। इसके अंदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पाए जाते हैं। एंथोसाइनिन लाइट में क्या होता है? क्लोरोफिल की रक्षा करता है। प्रकाश जब क्रिया होता है उस समय किसकी रक्षा करता है? लाइट में क्लोरोफिल की रक्षा करता है। इसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पाए जाते हैं, यानी कह सकते हैं अकार्बनिक और कार्बनिक जो है पदार्थ पाए जाते हैं। और एंथोसाइनिन जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है मित्रों? वाटर सोल्यूबल होता है। एंथोसाइनिन इज वाटर सोल्यूबल। एंथोसाइनिन क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कैल्शियम की। बात करते हैं कैल्शियम। यहाँ नोट में हमने लिखा, नोट कुछ चीज जो यहाँ ये सेलवाल का पॉइंट है। तो कैल्शियम पेक्टेट होता है। कैल्शियम पेक्टेट का नाम काफी लोग हो सकता है सुने हो। कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट होता है। तो जब दो सेल को जोड़ने के लिए जो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। फिर से समझ लीजिए, दो सेलों को जोड़ने के लिए जो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट कहते हैं। और उसी कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट के कारण दो सेल आपस में जुड़े रहते हैं। दूसरी चीज, कच्चे फलों में ये जो है पेक्टेट जो होता है, कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट जो होता है, ये हार्डनेस होता है। किसके कारण हार्ड होता है? पेक्टेट के कारण। क्लियर मित्रों? और एक चीज जान लीजिए, जो इसमें हार्डनेस आती है, ठोस हो जाता है कच्चा फल, वो किसके नाते? पेक्टेट के कारण होता है। क्लियर मित्रों? अब बात कर लेते हैं, जब फल पकने लगता है तो यही पेक्टेट पेक्टिन में और फिर पेक्टिन वही पेक्टिक एसिड में बदल जाता है, जिससे फल पहले हार्ड होता है, हार्ड से फिर जो है वो पेक्टिन में बदलता है, अर्थात धीरे धीरे मुलायम होना चालू होता है। और जब पेक्टिक एसिड बन जाता है तो सबसे आसानी, सबसे कम एकदम मुलायम बन जाता है। देखिए, जब फल पकता है तो उस समय पेक्टेट से पेक्टिन, पेक्टिन से पेक्टिक एसिड और पेक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, और इसलिए पके हुए फल मुलायम होते हैं। क्लियर मित्रों? तो देख लीजिए, यहाँ दो सेल को जोड़ने के लिए सीमेंट लाइक मटेरियल होता है या स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। तो सीमेंट लाइक जो मटेरियल होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। क्लियर? कच्चे फलों में हार्डनेस जो आता है, जो ठोस होता है, वो किसके कारण? पेक्टेट के कारण होता है। लेकिन जब फल पकता है तो उस समय पेक्टेट से पेक्टिन में और पेक्टिन से पेक्टिक एसिड में वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए पके हुए जो फल हैं वो मुलायम होते हैं। पके हुए फल क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। ये सवाल का क्वेश्चन है मित्रों। इसको हमने यहाँ बता भी दिया क्योंकि वैक्यूल से रिलेटेड है, तो सवाल भी किसमें पाया जाता है? प्लांट में। यहाँ हमने कर दिया, शायद ये छूट गया पीछे, इसलिए हमें याद आया तो हमने कहा। एक बार और रिवाइज कर दीजिए। वैक्यूल की खोज सबसे पहले किसने किया था? 1676 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की खोज किसने की थी भैया? स्प्लेंजी ने। किसमें किया था? प्रोटोजोआ में। कब किया था? 1776 में। क्लियर? वैक्यूल किसमें उपस्थित होता है? प्लांट सेल में उपस्थित होता है। किस प्लांट में सबसे ज्यादा?
लोअर प्लांट में पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो और इसके वैकोल्स के बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैकोल्स के बाहरी भाग आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। क्लियर? और टोनोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? एंथोसायनिन कहते हैं। और यही एंथोसायनिन जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? एंथोसायनिन कहते हैं। और यही एंथोसायनिन जो होता है ये किसके लिए प्रयोग होता है? ब्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्यूटीफुल, की सुंदरता को बढ़ाता है, मजबूती को बढ़ाता है। सॉरी, एंथोसायनिन काम कैसे करता है? ये काम क्या करता है? लाइट में ये जो है क्लोरोफिल की क्या करता है? रक्षा करता है। क्लोरोफिल के लिए गार्ड का काम करता है एंथोसायनिन। और इसके अंदर इनऑर्गेनिक और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं, सॉल्वेंट पाए जाते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक सॉल्वेंट पाए जाते हैं। एंथोसायनिन कैसा होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है मित्रों? वाटर सोल्यूबल होता है। और एक चीज जान लीजिए, नोट में हमने लिखा कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट की अगर हम बात करते हैं तो दो सेलों को जोड़ने के लिए कैल्शियम पेक्टेट या सीमेंट लाइक जो मटेरियल होता है उसी को हम कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट कहते हैं। या कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है जो सीमेंट लाइक मटेरियल होता है, जो दोनों को जोड़ता है। क्लियर? कच्चे फलों में हार्डनेस पेक्टेट के कारण होता है। किसके कारण मित्रों? पेक्टेट के कारण होता है। दूसरी चीज, जब फल पकता है तो उस समय पेक्टेट से पेक्टिन और पेक्टिन से पेक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। इसलिए उस समय पेक्टेट से पेक्टिन, पेक्टिन से पेक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। इसलिए पके हुए फल क्या हो जाते हैं मित्रों? मुलायम हो जाते हैं। तो आइए मित्रों, अगला टॉपिक हम जीन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मित्रों, हम लोग जीन के बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। जीन है क्या? जीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जीन टर्म देने वाले जो थे वो विल्हम जॉनसन थे। तो जीन टर्म किसने दिया था मित्रों? विल्हम जॉनसन। कब दिए थे? 1909 ईस्वी में, 1909 में। और इनको उसी समय लगभग यहाँ अगर बात करें, अच्छा हाँ, जीन टर्म देने वाले कौन थे? विल्हम जॉनसन। सॉरी, विल्हम जॉनसन थे 1909 यानी 1909 यानी कह सकते हैं तो 1909। अब अगर हम बात करें जीन शब्द देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? विल्हम जॉनसन थे। इन्होंने 1909 ईस्वी में जीन टर्म दिया था, जीन शब्द दिया था। जीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं मित्रों। जीन क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड होते हैं। और ये प्लाज्मोन, ये 5 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मोन, रेकान, म्यूटान, सिस्ट्रान, ट्रांसपोजर। कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन मित्रों? प्लाज्मोन, रेकान, म्यूटान, सिस्टान और ट्रांसपोजर। अब हम बात कर लेते हैं, प्लाज्मोन की बात करेंगे सबसे पहले। अगर प्लाज्मोन की हम बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है जब न्यूक्लियस के आउटर साइड पे चला जाए, बाहर चला जाए, उसे हम उस जेनेटिक मटेरियल को, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोन कहते हैं। क्लियर मित्रों? देखिए हमने चित्र बनाया है, ये बीच का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और इसके ऊपर जब जेनेटिक मटेरियल यहाँ देखो ऊपर चले जा रहे हैं, इसे हम प्लाज्मोन कहते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल है। क्या है मित्रों? जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिकी पदार्थ, जेनेटिक मैटर है। ये मैटर जब न्यूक्लियस से बाहर चले जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोन कहते हैं। यानी जेनेटिक मटेरियल आउटर साइड द न्यूक्लियस
यानी न्यूक्लियस से जब आउटर साइड पर चला जाए जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ, तो इज नोन एज ए प्लाज्मोन। इसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोन। लेकिन प्लाज्मोन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्लाज्मोन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। प्लाज्मोन कहाँ उपस्थित होता है? साइटोप्लाज्म। क्लियर मित्रों? ये आउटर जो होता है ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पहुंच के उसी को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोन कहेंगे। आइए अब रेखांक की बात कर लेते हैं। तो रेखांक किसे कहा जाता है? कि जब दो जीन आपस में जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को दे देते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, तो उसे हम रेखांक कहते हैं और इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए मित्र, रेखांक किसे कहा जाता है? जब दो जीन आपस में जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को दे देते हैं तो उसे रेखांक कहते हैं, और उसे रेखांक कहने का और इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो देखिए रेखांक किसे कहा जाता है? जब दो जीन अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को दे देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखांक कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। देखिए यहाँ फिगर में हमने बनाया है, ये जीन है लगे हैं, और ये जो कई जीन है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गए। क्लियर मित्रों? अब यहाँ जीन जो है एक दूसरे को देखो क्रॉस कर रहे हैं, यानी ये इसको दे रहा है और ये इसको दे रहा है, ये इसको भी दे रहा होगा, ये इसको दे रहा, यानी दोनों एक दूसरे को अदला बदली कर रहे हैं। और जब जेनेटिक मटेरियल आपस में अदला बदली करें इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेशन। क्लियर मित्रों? अब आते हैं म्यूटान पर। म्यूटान किसे कहा जाता है? ध्यान से सुनना, म्यूटान उसे कहा जाता है जब कुछ जीन ऐसे होते हैं स्पॉन्टेनियस अर्थात अचानक रिसीव हो जाए। क्या हो जाए? रिसीव हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटान कहते हैं, या यूनिट ऑफ म्यूटेशन कहते हैं। यानी यही जीन जो है अगर ये सीधे डायरेक्ट रिसीव हो जाए इसे हम क्या कहेंगे? म्यूटान कहेंगे। क्लियर मित्रों? ये जीन सीधे किसी से क्या हो जाए? रिसीव हो जाए किसी के द्वारा, तो वहां क्या हो जाएगा? वही म्यूटान हो जाएगा। यानी म्यूटान किसे कहा जाएगा? जब कुछ जीन स्पॉन्टेनियस रिसीव होते हैं, अचानक रिसीव हो जाते हैं, उसे हम म्यूटान या यूनिट ऑफ म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर मित्रों? अब बात कर लेते हैं सिस्ट्रान। अब सिस्ट्रान किसे कहा जाता है? तो सिस्ट्रान ही हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। सिस्ट्रान जो होता है हमारे जो है कैरेक्टर को, लक्षण को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसलिए इसे हम फंक्शनल जीन या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, सिस्ट्रान ही हमारे जो कैरेक्टर होते हैं उसका क्या होता है? नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। सिस्ट्रान ही हमारे कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और जान लीजिए इसलिए इसे फंक्शनल जीन या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। देखिए यहाँ हमने ये एक दूसरे को आदान प्रदान किए, लेकिन कैरेक्टर जो व्यक्त करने वाला है उसे हम सिस्ट्रान या उसी को फंक्शनल जीन कहेंगे। कैरेक्टर जो व्यक्त करने वाला है वो ए वाला जीन है, इसलिए सिस्ट्रान ही हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल जीन या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अगर ये थोड़ा ऐसे आप समझ लीजिए, अगर यही सिस्ट्रान थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाए तो हम लोगों का कैरेक्टर कुछ और हो जाएगा। बहुत सारी कैरेक्टर आ जाएंगी, मेंटल डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, कई चीजें यहाँ आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं, दोनों चीजें। यहाँ सिस्ट्रान के अगर कैरेक्टर को ये कंट्रोल करता है, अगर इसे जो है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? फंक्शनल जीन, क्रियात्मक जीन कहा जाता है। क्लियर मित्रों? अब अगर पूछा जाए कि मानव में सिस्ट्रान की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 30,000। लगभग कितना होता है? 30,000 होती हैं। क्यों? ये 30,000 जो होते हैं वो हमारे कैरेक्टर को लेके जाते हैं। कितनी होती हैं सिस्ट्रान की संख्या मानव में?
मानव में नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन मैन, यानी मानव में, आदमी में स्ट्रैंड की जो संख्या होती है तो लगभग कितनी होती है? 30,000 मित्रों। ट्रांसपोजान की बात 5वां नंबर करते हैं। अब ट्रांसपोजान की खोज सबसे पहले जान लीजिए कि ट्रांसपोजान की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था 1940 ईस्वी में, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बारबरा मैक्लिंटॉक। क्या नाम था? ट्रांसपोजान की खोज करने वाले 1940 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बारबरा मैक्लिंटॉक। क्लियर मित्रों? अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने मक्का में, या कॉर्न कहा जाता है, कॉर्न या मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी। किसकी खोज की थी मित्रों? जंपिंग जीन की खोज। फिर से समझ लीजिए, ट्रांसपोजान की खोज 1940 ईस्वी में बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया। और इन्होंने किसमें किया? इन्होंने मेज में किया। और मेज में ट्रांसपोजान को किस रूप में पाया? तो जंपिंग जीन के रूप में पाया, कूदने वाला जीन। अब देखिए, कूदेगा एक, और जब ये कूदेगा ये हमारे अंदर जो केमिकल नेचर है या स्ट्रक्चरल नेचर है उसको चेंज कर देता है। तो इन्होंने मक्का में खोजा, जंपिंग जीन की खोज की। और जंपिंग जीन जो होते हैं, जंपिंग जीन एक दूसरे जीन की केमिकल नेचर और स्ट्रक्चरल नेचर को चेंज कर देते हैं। और इसीलिए ट्रांसपोजान को मोबाइल एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांसपोजान को क्या कहा जाता है मित्रों? मोबाइल एलिमेंट कहा जाता है। और ट्रांसपोजान शब्द किसने दिया, टर्म किसने दिया? हेग और जैकब ने दिया। हेग एंड जैकब ने ट्रांसपोजान टर्म दिया था। और इसीलिए इनको जो है खोज, ट्रांसपोजान की खोज करता कौन थे? बारबरा मैक्लिंटॉक 1940। और 1940 में खोज किए थे। और 1983 में इनको बारबरा मैक्लिंटॉक को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। 1983 में नोबेल पुरस्कार। कौन पुरस्कार? नोबेल मिला। क्लियर मित्रों? एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। जीन शब्द देने वाले कौन थे? विलियम जॉनसन। कब दिए? 1909 में। दूसरा चीज, जीन कैसे होते हैं? पॉलीपेप्टाइड होते हैं। इसमें कितने जो है कैरेक्टर वाइज कितने भाग होते हैं जीन के? तो जीन कौन कौन जीन लेके आता है, कौन कौन लक्षण जीन लेके आता है? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्लाज्मोन, रेकॉन, म्यूटान, सिस्टान, ट्रांसपोजान। तो प्लाज्मोन किसे कहा जाता है मित्रों? तो जेनेटिक मटेरियल अगर वही न्यूक्लियस से आउटर साइड में चले जाए, बाहर चले जाए, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर चले जाए अर्थात साइटोप्लाज्म में चले जाए तो उसे हम प्लाज्मोन कहते हैं। क्लियर मित्रों? और प्लाज्मोन कहाँ उपस्थित होता है? साइटोप्लाज्म में। रेकॉन किसे कहा जाता है? जब दो जीन आपस में एक दूसरे को जेनेटिक मटेरियल आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को दे देते हैं, तो उसी को हम रेकॉन कहते हैं। और इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। यानी जब दो जीन अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को दे देते हैं तो उसे रेकॉन कहते हैं। और इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर मित्रों? अब म्यूटान की बात करते हैं। म्यूटान किसे कहा जाता है? म्यूटान का मतलब म्यूटेशन। और म्यूटेशन का मतलब उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन अचानक ही होता है। तो यहाँ क्या होता है? म्यूटान में कुछ जीन अचानक यानी स्पॉन्टेनियस रिसीव हो जाते हैं और इसी को हम म्यूटान या यूनिट ऑफ म्यूटेशन कहते हैं। यानी म्यूटेशन उत्परिवर्तन की इकाई। सिस्ट्रान की बात करें, सिस्ट्रान क्या काम करता है? सिस्ट्रान मित्रों हमारे कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सिस्ट्रान हमारे कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसलिए इसे फंक्शनल जीन कहते हैं। फंक्शनल
जीन कहते हैं। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए फंक्शनल जीन, हमारे अंदर कई डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, शरीर के अंदर कई ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम आप खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब का मतलब ये है कि मेंटल रूप से, या कह सकते हैं दूसरे भाषा में कह सकते हैं सेक्सुअल रूप से, इम्यूनिटी के रूप में, कई चीजों को, क्योंकि एक जीन बहुत सारे लक्षण को लेके आता है, इसलिए फंक्शनल जीन जो है वहां डिस्टर्ब हो जाएगा। आइए नंबर ऑफ सिस्टान की अगर बात करें, मानव में, आदमी में सिस्टान की जो संख्या होती है लगभग कितनी होती है मित्रों? 30,000। क्लियर। अब ट्रांसपोजान की बात करें तो ट्रांसपोजान की खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बारबरा मैक्लिंटॉक। इन्होंने 1940 ईस्वी में मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी। मक्का में या मेज में या कॉर्न में इसकी खोज की थी, जंपिंग जीन की खोज की थी, और इसीलिए इनको 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर मित्रों। अब बात कर लेते हैं कि जंपिंग जीन एक दूसरे जीन के, जंपिंग जीन का काम क्या होता है? कूदना होता है। जंप मान कूदना, ऐसे जान लीजिए। जंप मीन क्या होता है? कूदना। ये जीन अगर कूद करके एक दूसरे जीन के केमिकल नेचर और स्ट्रक्चरल नेचर को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे एक आपने घर पे छोटे से रहे होंगे तो खेल खेलते रहे होंगे, तो आप अगर थोड़ा सा बड़े होते थे तो आप जाकर के अगर नहीं वहां खेल में आपको शामिल करते थे तो आप उसको डिस्टर्ब कर देते थे। आप समझ लीजिए अपने आप को जंपिंग जीन है। आप उस खेल को, उस सारे करेक्टर को, जितने यानी कह सकते हैं उसी को केमिकल नेचर कहिए या कह सकते हैं स्ट्रक्चरल नेचर, उस संरचना को ही क्या कर देते थे? बिगाड़ देते थे, चेंज कर देते थे। जैसे कहावत है न खेलम न खेले देव बल्कि खेलवे बिगाड़ा, वही है यहाँ। ये जंपिंग जीन का कार्य ही यही होता है कि ये एक दूसरे जीन के केमिकल नेचर, रासायनिक स्वभाव, रासायनिक प्रकृति को और संरचनात्मक प्रकृति को क्या कर देता है? बदल देता है। और देखिए ट्रांसपोजान को इसीलिए क्या कहा जाता है? मोबाइल एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांसपोजान को क्या कहा जाता है मित्रों? मोबाइल एलिमेंट। ट्रांसपोजान शब्द किसने दिया? हेग और जैकब ने दिया। ट्रांसपोजान की खोज किसने किया? 1940 में बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था, मेज में किया था, इसीलिए इनको 1983 ईस्वी में 1983 में नोबेल प्राइज मिला। तो मित्रों आज के लिए बस ये इतना ही। अगले क्लास में हम डीएनए के साथ मिलेंगे। और सभी मित्रों को धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।